कोई आपसे पूछे कि भाई इतने सब्जेक्ट्स को छोड़ के क्यों आप एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, उसी उसी ग्रुप में जेंडर स्टडीज भी है, इसी तरह ज्योग्राफी के इस ग्रुप में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ज्योग्राफी को कौन से चार चांद लगे हैं जो आप इसी को पढ़ रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं। तो आपके पास इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होना चाहिए अच्छा, आपको इतनी क्लैरिटी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप अपने सब्जेक्ट पे कि आप दूसरों को ओके कि आप दूसरों को बता सकें। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, उसका आंसर आपको 6 पैरामीटर्स पे देना है। किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब वो आपके लिए 6 पैरामीटर्स इंटरेस्टेड है नहीं है ये मैटर नहीं करता। आपको मुझे सिर्फ ये बता दें कि तैयबा हफीज के नाम से ही है। अब खुद को म्यूट कर ले काइंडली, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपका पर्पस क्या है इस प्रिपरेशन का। दैट यू वांट टू रिमेन इन द स्ट्रगलिंग फेज, आपको स्ट्रगलिंग फेज में रहना है। 1 2 3 रिश्तेदारों को बस ये बताना है कि हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, बस पेपर देने हैं, या आपको पास होना है। व्हाट इज योर एंड गोल, मुझे सिर्फ ये बता दें। या आपको एजुकेशन लेनी है, व्हाट्स योर एंड गोल। ऑफ कोर्स आप पास होना है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करना है, 2 3 साल ठोकरें खानी है, एक्सपीरियंसेस करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने तो आप नहीं आए ना। सो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग चलना पड़ेगा, आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए आपको टीचर्स भी फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट्स भी फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको बाकियों से थोड़ा हट के चलना पड़ेगा। खैर मेरी मोटिवेशनल टॉक शुरू हो जाती है, मेरे मशवरे शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं बहुत ज्यादा देती हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे वाई टू ऑप्ट एनवायरमेंटल साइंस वीडियो है, उसमें मैंने वो 6 पैरामीटर्स बताए हैं और उन पे एनवायरमेंटल साइंस को इम्प्लीमेंट करके बताया है। उन्हीं 6 पैरामीटर्स पे आप ज्योग्राफी को इम्प्लीमेंट कर लें, ज्योग्राफी विल बी द बेस्ट चॉइस। ठीक है, अपनी मर्जियां नहीं चलानी अगर आपने कुछ करना है लाइफ में। चलें जी, बाकी ये है कि इंशाल्लाह असाइनमेंट्स में चेक करूंगी, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी साथ उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी। पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप मार्जिन लाइन भी ड्रा करके आइएगा, फ्लो चार्ट बना के आइएगा, ये सब आपको पता है, सबको पता है। फूल बूटे लगाना मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की अप्रोच सिखाऊंगी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कैसे करना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है। ठीक है, वो चीजें सब मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, और वो प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएंगी। मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह साथ साथ हम सेशन में कवर करेंगे। अच्छा जी, आशिया के इनबॉक्स में हम बाद में डिटेल पे इस पर बात कर लेंगे। डोंट वरी, आई विल गाइड यू इन डिटेल। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपके स्कोर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विल सी। ठीक है, चले अब कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। अच्छा जी, पीएमएस का ज्योग्राफी का पेपर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें से चैप्टर 1 मैंने लिया है द यूनिवर्स। उसका टॉपिक है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में से पीएमएस 2022 में पेपर आया था। अभी क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन है what is the role of rotation and revolution of the earth in defining the climatic conditions of the earth's surface, describe in detail। ठीक है, समझ आ गई कि आप अभी देखिए, अभी ये जो टॉपिक है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अगर आप इसको सिंपली तैयार करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, रोटेशन क्या होता है सबको पता है, रेवोल्यूशन क्या होता है सबको पता है, लेकिन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह से डिटरमाइन होती है इस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं। अभी देखिए, मैं आपको साथ ही क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, और अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, बस मैंने आपको क्वेश्चन बताना था और मैं आपको बता दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोटेशन क्या होता है। अभी क्लियर है? मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आई हूँ, यहाँ पे एक ही लाइट है और इस वजह से थोड़ा सा मे बी प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन एक्चुअली जो रोटेशन है, इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ये अर्थ की ना एक सेल्फ मूवमेंट है जो अपने ही एक्सिस के अराउंड कर रही है, अर्थ अपने ही सेंटर के अराउंड कर रही है, उसको हम रोटेशन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। और एंड इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ की जो रोटेशन है, सॉरी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अच्छा, लेकिन इस तरह से रोटेशन नहीं है एक्चुअली। जो हम आइडियल रोटेशन देखते हैं या जिस तरह से हम अर्थ की रोटेशन को देखते हैं, वो आइडियल रोटेशन ऐसे नहीं है। रियलिटी में जो अर्थ का ये एक्सिस है, इट इज टिल्टेड, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्ट है, ठीक है, somehow it is tilted, जिसके वजह से अर्थ की पूरी रोटेशन चेंज हो जाती है, इसका साइकिल चेंज हो जाता है। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अर्थ, ठीक है, अब ये है इमेजिनरी, इसका जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या किड्स के लिए, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस है या आइडियल एक्सिस है जो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्री पॉइंट एंगल का आइडियल एक्सिस थे। अर्थ के दरमियान में बिल्कुल इक्वेटर है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो साइंटिस्ट ने ड्रा की है, जो अर्थ को दो स्फीयर्स में चेंज करती है। एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वली अर्थ को टू पार्ट्स में ये डिवाइड कर देती है, ठीक है। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर इज सदर्न हेमिस्फीयर। बट यहाँ पे जब इसका एक्सिस टिल्ट हो गया, तो ये पूरी अर्थ जो है ये आपकी थोड़ी टिल्ट होगी। अब इसका इक्वेटर भी ऊपर चला जाएगा। सो अब ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। इस तरह से टिल्टेड जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अपने ऑर्बिट में जो आपका प्लैनेट अर्थ है वो थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल सीधी गोल दुनिया सूरज के गिर्द नहीं घूम रही, वो टिल्टेड शेप में सूरज के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है और साथ साथ वो अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही है। सो ये तो इसकी हो गई रोटेशन। अभी आपको याद रखना है कि टिल्टेड एक्सिस है, इस तरह से अर्थ की शेप है, एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ऑल्दो एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि क्या होता है, लेकिन आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन किए बगैर बात स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इनकी डायग्राम ड्रा करनी है। फिर इसी से हम देखेंगे कि किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमाइन हो रही है ग्लोब की। वो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो नाउ व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन का मतलब है, आपको पता है आपका सोलर सिस्टम है जिसमें दरमियान में सूरज है और साइडों पे सारे प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन के अराउंड ऑर्बिट में प्लैनेट अर्थ जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ, और ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। बिकॉज अर्थ का जो एक्सिस है ये इट इज टिल्टेड, तो ये थोड़ी टेढ़ी सी अर्थ है जो सन के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रही है। सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। अब ये जो ऑर्बिटल मूवमेंट है अर्थ की, ये 1 ईयर में कंप्लीट होती है, ठीक है, या फिर आप इसको 365 डेज कह लें। तो रेवोल्यूशन 365 डेज में 1 साइकिल कंप्लीट होता है, और रोटेशन का जो 1 साइकिल है ये 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिससे दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन से फिर सीजन बनते हैं, जिसमें विंटर भी है, जिसमें समर भी है, ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद
जो एक्चुअल क्वेश्चन है या रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है उसका पर्पस क्या है, बेसिकली ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ना है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है। कीप इन माइंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से ग्लोबल विंड पैटर्न्स बन रहे हैं। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, पता है पूरी दुनिया में हवाओं के कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें मूनसून हवाएं भी है, जिसमें आपकी वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, जिसमें लोकल विंड्स आपकी चलती है, जिसमें आपकी हायर लैटिट्यूड्स पे कुछ विंड पैटर्न्स हैं, कुछ लोअर लैटिट्यूड्स पे। तो पूरी दुनिया में ग्लोबल विंड पैटर्न एग्जिस्ट करता है जो कौन बनाता है, अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। कैसे, अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सीजन्स कैसे बनते हैं अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से। समर कैसे बनता है और विंटर कैसे बनता है। कैसे ऐसा हो जाता है कि जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, एंटार्कटिका है, वहां भी समर होता है। एट द सेम टाइम यूरोप में और साउथ एशिया में यहाँ पे विंटर होता है। ये हम देखेंगे, ठीक है, कैसे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से सीजन्स बन जाते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से किस तरह से साइक्लोन्स बनते हैं, किस तरह से क्लाउड कवर बन जाता है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो डिटरमाइन होती है। साइक्लोन्स ये एक तूफान होते हैं हवाओं के भी और पानी के भी, जो ओशंस में आते हैं, जिसमें हरिकेन्स भी है, टोर्नाडोज भी है, ये सारी चीजें आ जाती है। अभी इन टॉपिक्स की शायद आपको बहुत ज्यादा समझ ना आए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, लेकिन चूंकि हम इन टॉपिक्स को भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे कि कैसे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से ग्लोबल टेम्परेचर वेरी करता है। मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि पोल्स पे बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो एंड एज कम्पेयर टू इक्वेटर के करीब वाले जो एरियाज हैं वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो। फिर हम इससे प्रेसिपिटेशन भी देखेंगे कि किस तरह से प्लैनेट अर्थ पे ग्लोबल लेवल पे रेनफॉल के सिस्टम्स बनते हैं, बारिशों के सिस्टम बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ओशन करंट्स किस तरह से बनते हैं। ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। ओशन करंट्स का मतलब ये है कि आपका जो समंदरों का पानी है उसका फ्लो, ठीक है, उसका फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। तो उसका पूरा पूरा जो दुनिया के जितने भी समंदर है उनके अपने फ्लो के पाथवेज है, अपने अपनी उनकी डायरेक्शंस है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जितने भी समंदर हैं जिसमें एंटार्कटिका है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, ये सारे ओशंस, तो वो किस तरह से उनके फ्लोज बनते हैं, उनकी डायरेक्शंस कैसे चेंज होती है, उनकी मूवमेंट कैसे बनती है, वो भी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से बनती है, जिसमें ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि इमीडिएट वेदर कैसे बनता है ओशन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से। वेदर, मौसम जो होता है, क्या होता है वेदर, जिसमें आप इमीडिएट कंडीशंस देखते हैं, आरजी कंडीशंस देखते हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, अभी आई विल डिस्कस इन डिटेल। देन हम देखेंगे कि इमीडिएट जो है क्लाइमेट जो है वो कैसे बनता है। पूरी दुनिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स कैसे बनते हैं टेम्परेचर एंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो क्लाइमेटिक जोन्स का बनना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो साउथ एशिया का क्लाइमेट है दैट इज ड्राई, एरिड एंड हॉट क्लाइमेट कंसीडर होता है। इसी तरह आपका जो यूरोप का क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट कंसीडर होता है। तो ऐसा क्यों है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स कैसे बन जाती है। अब आप मुझे बताएं कि आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से ग्लोबल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह से डिफाइन होती है। तो आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। नो मैटर व्हाट, आपको इंट्रोडक्शन की 3 to 4 लाइंस लाजमी लिखनी है। ये मैं लिखने सिखाऊंगी किस तरह से लिखते हैं। इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट लेंगे, उसके बाद आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का रिव्यू देंगे with the help of diagrams, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड नंबर पे फिर आप मेन और मेजर हेडलाइन पे आ जाएंगे जो बेसिकली एग्जामिनर ने पूछी है। उसके अंदर आपको 6 to 7 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके 6 से 7 सब हेडलाइंस हो जाए। तो अभी हमने यहाँ पे कितनी लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बहुत ही आइडियल सब हेडलाइंस है 20 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। और फोर्थ नंबर पे फिर आप इसको कंक्लूड कर देंगे, आपका कंक्लूजन हो जाएगा और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं
कि किस तरह से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से ये सारी चीजें बनती हैं। इससे पहले कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मैक्सिमम ये 1 मंथ का सेशन होगा क्योंकि आपको दोनों पेपर कवर करने हैं, पीएमएस पेपर 1 भी कवर करना है, पीएमएस पेपर 2 भी। टिपिकली जो 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, 100 मार्क्स का, जिस मर्जी अकेडमी में आप चले जाए, उसका 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है क्योंकि सारा सारा हफ्ता आप ही को तो नहीं पढ़ाना ना, मतलब देयर आर मेनी अदर क्लासेस और बाकी सबको भी मैनेज करना है, बाकी 11 सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो 200 मार्क्स के लिए 2 मंथ का ड्यूरेशन चलता है हर अकेडमी में। इससे पहले वैसे भी खत्म नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जान थोड़ी छुड़ानी है। और खासतौर पर जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, मैं बहुत डिटेल में जाती हूँ, तो मुझे पहले बच्चों को अभी बैकग्राउंड क्लियर कराना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। दैट्स वाई आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना तो लास्ट में लगेगा, ठीक है। यस, राइट नाउ एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा रही हूँ, मैं जीएस से पढ़ा रही हूँ और जियोग्राफी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये दोनों सब्जेक्ट्स तो मैं पिछले काफी अरसे से एनवायरमेंटल साइंस 3 इयर्स से पढ़ा रही हूँ, जीएस से ऑलमोस्ट 6 मंथ से, बल्कि ज्यादा, एंड जियोग्राफी हमने अभी लॉन्च किया है। अच्छा बच्चों, कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, इससे पहले मुझे आपको एक चीज पढ़ानी है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। ये ज्योग्राफी का क्रक्स है। ये जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगी हूँ ना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, पूरी ज्योग्राफी में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें इसका सहारा आपको ना लेना पड़े, जिसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कोरियोलिस फोर्स का ना हो। कोरियोलिस फोर्स समझिए एक फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के ऊपर आपको बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है। कोरियोलिस फोर्स का क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको आना इतना जरूरी है ज्योग्राफी के पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैं डायरेक्ट इन टॉपिक्स पे नहीं जा रही, मैं डायरेक्ट पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आई वांट कि आपको कोरियोलिस फोर्स का पता हो, ठीक है। आर यू रेडी? तो अभी हम पढ़ लें कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, कोरियोलिस फोर्स का मतलब ये है, कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट की हम टेंडेंसी, एक कैपेसिटी से, आपको प्रूफ मिल गया कि मैं गांव में बैठी हूँ जहां पे डेरे शेरे हैं और ये रात को फायर शायर, यानी हो नहीं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब द प्रॉब्लम इज कि मेरी फैमिली मुझे ज्यादा देर ऊपर बैठने नहीं देगी। यहाँ पे ना गांव में इसी किस्म का माहौल होता है, वो सारे सारे रात डेरे पे लोग जाते हैं और बस पता नहीं अजीब सा मालूम होता है यहाँ पे। एनी हो, अच्छा जी, देखें कोई चीज अगर मूव कर रही है अपने पाथ पे, ठीक है, अपना अपना उसका रास्ता है और वो अपने पाथ पे मूव कर रही है, लेकिन अगर उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ जाए, ठीक है, अगर उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसको यहां से शिफ्ट करके पाथ बी में आना पड़ जाए, पहले वो पाथ ए में था, आपको क्या लगता है कि वो जिस स्पीड से पाथ ए में जा रहा था, पाथ पाथ बी में कन्वर्ट होते होते उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ना? दैट्स नेचुरल। मतलब ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर इस ट्रैक को फॉलो करेगा, फिर इसमें आते आते उसको एडजस्ट होने टाइम लगेगा, ठीक है, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। बट कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को इस कैपेबल करती है कि वो अपनी सेम स्पीड को मेंटेन करे, ठीक है, उसको, ये कोरियोलिस फोर्स बेसिकली टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से मेरी बातें समझिएगा, इट इज द टेंडेंसी, ये सलाहियत होती है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की
टू मेंटेन इट्स स्पीड, कि वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, ठीक है। व्हेन इट मूव्स, जब वो मूव करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की, टू अनदर प्लेस। अभी सिर्फ फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे, अभी हम इसको अर्थ पे ले जाते हैं। when that object moves from one place or from one point to another point that has the tendency to maintain its speed, that tendency of the object basically is known as Coriolis force. अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर उस ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी है, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को मेंटेन रख रहा है, तो उसकी वजह से कुछ फिनोमिनाज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसकी वजह से हमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उन इफेक्ट्स को कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा, नेचुरल पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, विंड पैटर्न्स कैसे, अभी लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अच्छा जी, कंसीडर करें ना, मैं ठीक हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो। जी, तो अच्छा जी, अब आप देखें, ये है अर्थ, ठीक है, क्लियरली इसको जरा गौर से समझे। सो ये है सेंटर, ये सारा इसका सेंटर है ना, इसको सेंटर कंसीडर करें। ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है, इट इज नोन एज सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये क्या है, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, दिस इज पेरिफेरी, ठीक है, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, या ये सराउंडिंग है। अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेशन चल रही है। अच्छा जी, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, ध्यान से समझिएगा। अब और ये क्या है, दिस इज सेंटर। अब पॉइंट बी भी मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, और पॉइंट बी भी, क्योंकि रोटेशन हो रही है ना, कंटिन्यूसली अर्थ मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो पॉइंट बी भी उस रोटेशन का पार्ट है, पॉइंट ए भी उस रोटेशन का पार्ट है, और इन दोनों को ये रोटेशन का साइकिल कंप्लीट करना है। मुझे आप ये बताएं कि इस रोटेशन के पाथ को पहले कौन कवर करेगा, पॉइंट बी और पॉइंट ए। ऑफ कोर्स पॉइंट बी इज क्लोज टू द सेंटर ना, ये सेंटर के बहुत करीब है, यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस पॉइंट बी जल्दी कवर करेगी, ऐसे ही होगा ना। पॉइंट ए इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एज कंपेयर टू पॉइंट बी, ऐसा ही है ना। जो पॉइंट ए है दैट इज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के सेंटर से वो बहुत दूर है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाना मैं चाह रही हूँ, लेकिन शायद पेज में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन इसका टाइम बहुत लगेगा। डोंट वरी, अगर आपका कोरियोलिस इफेक्ट ही आज बहुत अच्छा आपको समझ आ जाता है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये समझ नहीं आता स्टूडेंट्स का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैं बहुत बच्चों की तरह आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं नर्सरी के किड्स को समझा रहा हूँ ना कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, मैं चीजें वैसे लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं, पॉइंट ए is far away from center of the earth as compared to point B. अब अगर मुझे ये पूरा रोटेशन का साइकिल कंप्लीट करना है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, ये पॉइंट B है, हो सकता है ये सिर्फ इतना डिस्टेंस बने, और ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस ज्यादा बनेगा। अब खुद बताए ना, यहाँ ये जितना दूर होता जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन ये एक ही टाइम पे रोटेशन पूरा हो रहा है, ठीक है बच्चों, रोटेशन एक ही टाइम पे पूरा हो रहा है। मैं कहती हूँ कि 2 सेकंड का टाइम है मेरे पास, 2 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये साइकिल रोटेशन का पूरा होगा। 2 सेकंड में बी भी वापस अपने इस पॉइंट पे आएगा, ए भी वापस अपने इस पॉइंट पे आएगा। हालांकि बी ने कितना कवर किया है, सपोज कर लेते हैं 1 किलोमीटर, और ए ने कितना कवर किया है, 2 किलोमीटर। सो 2 सेकंड के अंदर, जो कि सपोज हम कर रहे हैं,
पॉइंट बी भी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, पॉइंट ए भी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, बट पॉइंट बी का डिस्टेंस हाफ है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अब खुद जरा मुझे सोच के बताएं। अच्छा, आप ना जिसको वीडियो शो नहीं हो रही, एक दफा इसको दोबारा से रिज्वाइन करके देखें, मे भी शो हो जाए। अच्छा, अब आप खुद मुझे बताएं कि जब आपका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का, अगर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, फॉर एग्जांपल उसको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है पॉइंट ए को, और पॉइंट बी को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, बट इन 2 सेकेंड, मुझे बताएं किसकी स्पीड ज्यादा होगी? पॉइंट ए की। उसको तो भाई बहुत स्पीडें लगानी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा फास्टर स्पीड से उसको मूव करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? ऑफ कोर्स उसने पूरा डिस्टेंस कवर करके 2 किलोमीटर, उसके पास भी वही 2 सेकंड है, अर्थ ने एक ही दफा रोटेशन का साइकिल पूरा करना है। यहाँ पे जो पॉइंट ए, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। देखें, ये है पूरी आपकी अर्थ, ये है सेंटर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पेरिफेरी पे ए है। जब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते, ठीक है, अब ये यहाँ पे आगे वीडियो रुक गई है।